हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नम्रता चौबे। आज हम लोग जानेंगे कि टोमेटो के प्राइसेस हैं वो सडनली जुलाई अगस्त में इतने हाई शूट अप कैसे हो गए। जो 100-200 जो पिछले महीने में हमें 50-60 या उससे कम में मिल जाते थे, आज 100-150-200 तक मिल रहे हैं मार्केट में। तो इन सिनेरियो को हम जानेंगे कि क्यों ये प्राइसेस इतने हाई हो गए इन मानसून सीजन में। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोमेटो का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है। पहले इंडिया के इस मैप को हम देखें तो ये जो रीजन्स है, ये 5 जो मेजर स्टेट्स हैं इंडिया की, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये मेजर टोमेटो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। यहाँ से टोमेटो जो है अदर स्टेट्स और अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री में ट्रेड किए जाते हैं। अब आप देखोगे कि ये अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये जो स्टेट्स हैं वो 50% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब अधिकतर प्रोडक्शन जो है हमारा इन्हीं क्षेत्रों से आता है। अब कोई भी अनसर्टेनिटी या इकोलॉजिकल इवेंट या इन्वायरमेंटल इफेक्ट अगर इन रीजन्स को इम्पैक्ट करता है तो हमारे टोमेटो प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट करेगा। अब हम देखते हैं टोमेटो क्रॉपिंग सीजन्स क्या क्या होते हैं, मतलब किस टाइम पे हमारे देश में टोमेटो उगाए जाते हैं। नॉर्मल जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है उसमें भी 2 सीजन्स होते हैं, राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स। उसी तरह टोमेटो में भी, टोमेटो प्रोडक्शन में भी 2 सीजन्स होते हैं। एक खारिफ क्रॉप सीजन होता है और एक राबी क्रॉप होता है। जो खारिफ जो होता है वो समर में उगाया जाता है और राबी जो होता है वो विंटर में उगाया जाता है। जो विंटर में क्रॉप उगाया जाता है वो मार्केट में आता है, मतलब उसकी हार्वेस्टिंग होकर मार्केट तक वो कब पहुंचता है, मार्च तक वो मार्केट में पहुंच जाता है। और जो खारिफ जो समर में उगाया जाता है वो मार्केट में आता है सितंबर में, जो हमारे विंटर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करता है। अब आप देखो कि जो हमारा टोमेटो प्रोडक्शन रहा है पिछले कुछ ईयर्स में, वो देखने में आया है कि वो भी कुछ साल से डिक्लाइन होता गया है। जैसे कि 2019 में जो हमारा प्रोडक्शन था वो था 21.18 मिलियन टन्स था, और जो कि ड्रॉप होके हो गया 2022-23 में। 2022 में 20.62 मिलियन टन हो चुका है। तो हम ओवरऑल प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो प्रोडक्शन, हमारी टोमेटो प्रोडक्शन कम हुई है। अब हम चलते हैं उस चीज़ पे जो हमें डिस्कस करना है कि क्या हुआ कि ये प्राइजेस शूट अप हो गई। अब इसके 2 मेन रीजंस में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जो है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, जो आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर चेंज, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्ट्स पे पड़ता है। और दूसरा जो ब्रॉड रीजन है वो है लो कमर्शियल रियलाइजेशन, मतलब कि उससे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर्स उसको क्या मिल रहा है। तो जैसे कि अब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें, अभी रिसेंट फिनोमेना इसी साल की हम बात करेंगे, उसमें हमने देखा कि जो हीट वेव्स आई थी अप्रैल में और जो हाई टेम्परेचर्स हुआ था उसकी वजह से क्रॉपिंग को इम्पैक्ट हुआ था। उससे क्या हुआ कि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर और जो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होते हैं राइपनिंग के, वो नहीं मिल पाए। और साथ ही जो हमने मानसून जो देखा, इस बार मानसून भी अपने नॉर्मल कंडीशन से हट के रहा है। जैसे डिलेड मानसून आ, जो एक्सपेक्टेड था कि जून फर्स्ट वीक तक मानसून आ जाते हैं, वो डिलेड था 10-15 दिनों के लिए। उससे क्या हुआ कि हमारे जो क्रॉप की राइपनिंग जो होती है उसको इम्पैक्ट पड़ा, या फिर जो प्रोडक्शन होता है खारिफ सीजन वाला उसको इम्पैक्ट पड़ा। उसमें स्पेसिफिकली मैं मेंशन करूंगी कि महाराष्ट्र का जो रीजन था और आंध्रा का एक रीजन था, वहाँ पे पेस्ट अटैक्स हो गए। इससे क्या हुआ कि जो क्रॉप की प्रोडक्शन भी हुई थी वो भी खराब हो गए पेस्ट अटैक की वजह से। और दूसरा एक और फिनोमेना जो हम देखते हैं, जब मानसून आ जाता है तो रेन्स जो होते हैं बहुत कम समय के लिए बहुत अत्यधिक पानी गिरता है और कुछ समय तक बारिश ही नहीं होती है। ये अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से फिनोमेना हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में देखा जा रहा है, जो कि हमारे क्रॉप्स, किसी भी क्रॉप के लिए हार्मफुल रहता है कि कुछ घंटों के लिए बहुत तेज और बहुत अत्यधिक बारिश गिरती है, फिर कुछ समय के लिए उसमें ब्रेक लग जाता है, जो कि हमारे कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए उतना लाभदायक या इफेक्टिव नहीं रहता है। अब दूसरा पर्सपेक्टिव हम क्या देखें, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया इन सब फैक्टर्स की वजह से। और दूसरा इसका असर किस पे पड़ा है, हमारे फार्मर्स पे। अब जब हमारा प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, उसकी क्वालिटी या जिस तरीके का प्रोड्यूस होना चाहिए था उस लेवल का नहीं हुआ, तो हमारे फार्मर्स को उतना प्रोड्यूस नहीं मिलेगा। जब इन्फीरियर क्वालिटी के टोमेटोज मार्केट में आए तो फार्मर्स को उतना अमाउंट नहीं मिला, जैसे उनको 6 रुपये या 11 रुपये में लास्ट सीजन में उन्हें बेचना पड़ा था, जिसकी वजह से फार्मर्स ने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। अब वो टोमेटो ना प्रोड्यूस करके वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने लगे जिनसे उन्हें प्रॉफिट इनकम मिले, प्रॉफिटेबल वो सर्वाइव कर पाए, जैसे कि बीन्स वगैरह में। तो इससे क्या हुआ कि हमने जो देखा, जो प्रोडक्शन का जो सिंपल फिनोमेना होता है कि अगर प्रोडक्शन कम हो जाती है
तो क्या है, सप्लाई में कमी आ जाती है जिसको सप्लाई क्रंच कहा जाता है। और इससे और डिमांड तो हमारी वैसे ही बनी हुई है। अगर डिमांड मेंटेन्ड है और प्रोडक्शन हमारा कम हो जा रहा है तो सप्लाई कम हो गया, तो इससे क्या होगा कि प्राइस शूट अप हो जाएंगे। अब देखिए जैसे ये D1 का ग्राफ है, D2 का ग्राफ है, अगर इसमें हमने सप्लाई को Q3 से Q2 पे कम कर दिया, जैसे जो सप्लाई है वो कम हो गई, तो प्राइस क्या है जो P1 से लेके ऊपर उड़ गया, P2 पे पहुंच गया। तो ये है इकोनॉमिकल फिनोमेना। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आ गया बिकॉज ऑफ सप्लाई क्रंच, क्योंकि सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, तो जिससे वजह से क्या हुआ कि कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो गई। और ये हम देखेंगे यूजुअली हम इस टाइम पे देखा जाता है लीन सीजन में, क्योंकि जो विंटर वाली क्रॉप होती है वो मार्च से लेकर जून जुलाई तक सफिशिएंट रहती है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब कमोडिटी जो नीड है मार्केट में उसको सेटिस्फाई करती है। पर जो जुलाई और अगस्त का मंथ आता है उसमें क्या होता है कि वो लीन पीरियड कहलाता है, जिसमें अभी उतना सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि नेक्स्ट जो खरीफ क्रॉप है उसका प्रोड्यूस सितंबर अक्टूबर तक आता है। दूसरी रीजन हम देखेंगे कि ये मोर पेरिशेबल देन पोटैटो है, अनियन है। जो हमारे 3 टॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, इसमें क्या है कि जो टोमेटो है वो पोटैटो और अनियन से ज़्यादा पेरिशेबल है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। आप देखेंगे 2-3 दिन में ही वो ख़राब होने लगते हैं, मतलब उनकी वैल्यू कम हो जाती है और उनको फेंकना पड़ता है। और दूसरा जो आता है रीज़न जो इस लीन पीरियड को नहीं, जो हमारी इकोनॉमी में नहीं मेजर हर्डल की तरह सामने आता है, वो होता है कि सप्लाई चेन इशू। जो जैसे आपने इस मैप में देखा कि यहाँ से लेके जैसे सदर्न इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर हमें नॉर्थ में जाना है कम से कम 2-3 दिन का टाइम लगता है। अगर हमारे पास सफिशिएंट मैकेनिज्म या ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो ये क्या है कि प्रोड्यूस जो है हमारा यहीं पे खराब हो जाएगा, ट्रैवलिंग में ही काफ़ी लॉस और वेस्टेज हो जाएगा। तो इस वजह से हमने देखा कि सप्लाई चेन इश्यूज, वेयर हाउसिंग का इशू हमारी कंट्री में हमेशा से रहा है, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और दूसरा एक और बात है जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमेशा साइक्लिकल फिनोमिना है, मतलब ये हर साल चीज़ देखी जाती है, हर साल जुलाई अगस्त में एक शूट अप आता है और वो टेम्पररी होता है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। पर आरबीआई और नाबार्ड का ये कहना है कि ये जो शूट अप है वो हमारे इन्फ्लेशन को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। जो सीपीआई मेजर किया जाता है उसमें भी हाई वॉलेटिलिटी काफ़ी रिस्की फिनोमेना हो जाता है, जो नॉर्मल एक कॉमन मैन है उसको काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ कि अब ये जो वॉलेटिलिटी मार्केट में आई है प्राइस सप्लाई क्रंच की वजह से, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये अब तो हर साल का फिनोमेना है और हर साल ऐसे झटके मिला सही नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। पहला जो बेसिक चीज़ है किया जा सकता है वो अमेंडिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ रूल्स में बदलाव लाना। एपीएमसी के जो रूल्स हैं उसमें क्या है कि कमीशन चार्जेस या जो फीस वगैरह होते हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कंपेरेटिवली उनके प्रोड्यूस के, तो उसको थोड़ा हमें कम करना चाहिए। दूसरा, ऑर्गेनाइज वैल्यू चेन जो मार्केट फोकस्ड हो, जैसे कहाँ से हमें कहाँ लेके जाना है, एक प्रॉपर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि प्रोड्यूस जब बन रहा है, मतलब जब उसकी क्रॉपिंग प्रोडक्शन चल रही है और जब वो प्रोड्यूस बन के राइपन हो गया उसको मार्केट तक पहुंचाने का प्रॉपर वेयर हाउसिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का देखने का सारा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। तो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमें डेवलप करना होगा। और एक और जो तीसरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी वो है प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाना। हमें पता है कि इस सीज़न में प्रोडक्शन मतलब प्राइस वॉलेटिलिटी होती है, तो हम क्यों ना उसके लिए एक अदर मेजर अपनाएं, जैसे कुछ भी जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो कभी कभी बहुत सस्ते हो जाते हैं 10 रुपये 20 रुपये किलो, तो उस टाइम पे हमें उनको एज अ पेस्ट या प्यूरी बना के स्टोर कर लेना चाहिए कोल्ड स्टोरेजेस में। तो जब ये हाई वॉलेटिलिटी वाले सिनेरियो जैसे जुलाई अगस्त में आता है, उस टाइम पे जो एक्सेस टाइम का जो प्रोड्यूस है उसको स्टोर करके रख ले और जब नीड हो तो उसको मार्केट में ले आया जा सके। फोर्थ जो है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स। कोल्ड चेन्स बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए। इंटीग्रेटेड मतलब कि फार्मर्स, बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं और जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी लोग उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो वो मतलब ऐसा ना हो कि कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है कहीं घट रहा है तो उस कम्युनिटी उस टोमेटो प्रोडक्ट पे काफ़ी असर पड़ता है, जो कि फिर रीयूजेबल नहीं होता। तो इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव कोल्ड चेन मैकेनिज्म होना चाहिए। फिर हम देखेंगे चौथा जो मेथड है जिससे हम ये रोक सकते हैं, एलिमिनेटिंग मिडिल मैन। ये दोनों चीज़ें, एलिमिनेटिंग मिडिल मैन और एनकरेजिंग एफपीओज, इन दो मेथड के थ्रू हम फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा असर हमने देखा है कि
फार्मर्स को ही होता है, फार्मर्स ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं इस सब चीज़ों से। और कॉमन मैन जो बेसिक जो मिडिल इनकम का व्यक्ति है, तो एलिमिनेटिव मिडिल मैन को हटा देते हैं, तो जो जो भी प्रॉफिट आ रहा है हमारे इन सब चीज़ों से वो डायरेक्टली हमारे फार्मर्स के अकाउंट में या उनके उनके बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट एक प्रपोजल आई है जिसके थ्रू हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। इसमें क्या है, फार्मर्स, एक कम्युनिटी के फार्मर्स आपस में ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और वो खुद वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और वो आगे मार्केट तक सप्लाई करते हैं। इसमें कोई बीच में मिडिल मैन नहीं आता। इससे क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट है वो सीधे फार्मर्स के पास ही पहुंचती है और वो फर्दर एनहेंस करती है उनके प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ में, जो कि मार्केट में उनको और स्टैंड करने, वैल्यू एडिशन में काम करती है। तो ये एफपीओज का काफ़ी अच्छा मेथड है जो ओवरऑल हम हमारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड जैसे जो इनपुट्स वगैरह प्रोडक्शन में चाहिए उसका ध्यान रखेगी, जो फ्यूचर में वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज चाहिए या रेफ्रिजरेटर ट्रक्स चाहिए तो उनका भी ध्यान रखेगी। तो ये सब जो मेथड्स हैं, अमेंडिंग एपीएमसी, कोल्ड चेन बनाना और उनको वैल्यू एडिशन करके उनको स्टोर करना, इन चीज़ों की वजह से हम अपना जो वॉलेटिलिटी है, जो सडन राइज, जो स्पेकुलेशन होती है टोमेटो कमोडिटी में, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।